हम आपको 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। पहला है मंगलम और दूसरा है पाटलिपुत्र वैभव। अच्छा बताओ कि दोनों पार्ट से आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? आज की क्लास में क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना छोटी? ध्यान दो। आलस कथा जो है, आलस का मतलब होता है आलस्यों। क्या होता है? क्या होता है? आलस्यों। और कथा का मतलब होता है कहानी। क्या होता है? कहानी। बोलो, आलस्यों की कहानी। यहाँ कौन शब्द छूट रहा है? कौन शब्द? जो शब्द छूटता है वो शब्द अपना मन से लगाना पड़ता है। ये मैं आपको अगले क्लास में बताया था। बोलो, बताया थे कि नहीं? जो शब्द छूटे, जो शब्द छूटे वो शब्द अपना मन से लगाना पड़ता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एनीबॉडी? किसी को? पीछे लड़का नहीं ना? जरा ध्यान देना, मेरे हर बातों पर ध्यान देना। ध्यान नहीं दोगे आपका ऑब्जेक्टिव मिस हो जाएगा। सोचो, 10वां का एग्जाम इतनी कंपटीशन 10वां में कर दिया, इतना कंपटीशन कर दिया है कि ऑब्जेक्टिव अगर एक गलत 1 नंबर गया, 1 नंबर से तुम आगे पीछे हो जाओगे। समझ गए? इसलिए तुम कोशिश करो कि पूरा मेरा ध्यान व्हाइट बोर्ड अभी डिजिटल बोर्ड पे रहना चाहिए। टीचर की बात मैं सुन लूँ और उसको अपने में बैठा लूँ, बस यही काम करना है। समझ गए? 1 साल के लिए मेरा चैप्टर तो 1 साल के लिए ना है आपका। आप इसको कॉन्सेप्ट बनाओ, आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया रहेगा। बोल, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आगे मैं बढ़ूँ? रेडी हो ना? चलिए ध्यान दीजिए। आलस कथा का मतलब आलस्यों की कहानी। आलस्यों की कहानी, ये चैप्टर तुम्हें समझ में आ रहा है। अब लगता है कि आलस कथा मतलब आलस्यों की कहानी है। हो सकता है यह चैप्टर इंटरेस्टिंग होगा। लगता है यह चैप्टर तुम्हारा क्या होगा? इंटरेस्टिंग होगा। ऐसा महसूस होता है ना? बेटा ध्यान देगा। अरे मैं तेरा मोबाइल पकड़ा। देखो छोटे, अब यहाँ कहता कि आलस कथा जो है वो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। किससे लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। पुरुष परीक्षा से संकलित है। पुरुष परीक्षा से क्या है? संकलित है। पुरुष परीक्षा से संकलित। ध्यान देना, केवल खाली सुनो, अब बोलो नहीं। अब हम बोलेंगे तुम सुनो, फिर हम बोलेंगे तुम भी बोलना, ठीक है ना? पहले बोलो तब बोलना। देखिए बाबू, यानी आलस कथा पुरुष परीक्षा से संकलित है। परीक्षा में यहाँ से 1 नंबर क्या आएगा? आलस कथा किससे लिया गया है? पुरुष परीक्षा में। किससे लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। ध्यान देने योग्य यह बातें है कि पुरुष परीक्षा एक ग्रंथ है। पुरुष परीक्षा एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ से आलस कथा का निर्माण किया गया है। आलस कथा का चैप्टर लिया गया है। यानी पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है उसमें से जो मुख्य बातें था उस मुख्य बात को लेकर आलस कथा का रचना कर दिया गया है। इसलिए हमारा पाठ बन गया है आलस कथा। यानी इसमें केवल पुरुषों की परीक्षा लिया गया है। किसकी? पुरुषों की परीक्षा लिया गया है। और इनका जो लेखक है वो विद्यापति है। कौन पति? विद्यापति लेखक है। कोई दिक्कत? विद्यापति जो है वो लोकप्रिय है। लोकप्रिय का मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति है और यह मैथिली भाषा के कवि है। कौन भाषा के? मैथिली भाषा के। याद रखना, ये मैथिली भाषा के कवि हैं। ध्यान देने योग्य यह बातें है कि विद्यापति जो है वो लोकप्रिय है। इन्होंने हिंदी और संस्कृत में कई ग्रंथों की रचना कर दी है। विभिन्न प्रकार के ग्रंथ लिखी है, इन्होंने लिखा है। विद्यापति विभिन्न प्रकार के हिंदी और संस्कृत में ग्रंथ लिखे हैं और ग्रंथ लिखते हुए यह मैथिली भाषा में निपुण थे। और भाषा में? मैथिली भाषा में निपुण थे और ये लोकप्रिय। इनके जो भी रचना था ये रचना महान था। इनके पूरे विश्व में इनका नामाकरण हो गया, छा गया। इसलिए कहा जाता है कि ये लोकप्रिय कवि माना जाता है इनको। कोई दिक्कत? और ध्यान देना है, कहा जाता है, ये भी कहा जाता है जो नीतिकार लोग हैं, नीतिकार लोग का मतलब पढ़े लिखे हुए लोग,
यानी विद्वान लोग, जो नीतिकार लोग हैं वो आलस को, किसको? आलस को शत्रु मानता है। आलस को शत्रु मानता है। क्या मानता है? शत्रु। शत्रु का मतलब होता है रिपु, रिपु का मतलब होता है दुश्मन। क्या होता है? दुश्मन। परीक्षा में कुछ भी दे सकता है, बोर्ड पर कोई भरोसा नहीं दे देगा। नीतिकार लोग आलस को क्या मानता है? यानी रिपु भी मानता है, शत्रु भी मानता है और दुश्मन भी मानता है। ये तीनों का मतलब सेम होता है। ये तीनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। समझ में आ रहा है? Yes. अब ध्यान दिया जाए। नीतिकार लोग यानी विद्वान लोग क्या है, जो विद्वान लोग हैं वो आलस को शत्रु मानता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से आप एग्जाम्पल समझो। मान लिया जाए आप यहाँ से पढ़कर घर गए और आपको तुरंत आपने खाना खाया और खाना खाकर कोई व्यक्ति तुमसे कहो चलो तुम पढ़ो, क्या तुम पढ़ाई कर पाओगे? कर पाओगे? संभव है? तो यही आलस तुम्हारे लिए क्या है? शत्रु है। ये आलस तुम्हारे लिए क्या है? शत्रु। आलस कथा का लेखक यानी कवि विद्यापति कहते हैं कि जीवन में किसी को भी व्यक्ति को आलस नहीं करना चाहिए। अगर जीवन में विकास चाहते हो तो आलस का परित्याग करो। आलस को क्या करो? परित्याग करो, यानी आलस को हटाओ। अगर आलस नहीं हटाओगे तो आपके जीवन के विकास के लिए आलस सबसे बड़ा बाधक रहेगा, सबसे बड़ा बाधक। अब जरा सोचो ना, अभी आपने खाना खाया और आपको कहे कि तुरंत पढ़ पाओगे? बताओ, ये तुम्हारे लिए बाधक है कि नहीं है? बाधक है ना। अब जरा सोचो, फॉर एग्जाम्पल दूसरी एग्जाम्पल, मान लिया जाए कि आप घर में कोई काम कर रहे हो, मम्मी बोले बेटा या बेटी एक गिलास पानी लाओ। अगर आपसे कोई छोटा या भाई या बहन है तो आप उसको क्या बोलोगे? अरे मम्मी पानी मांग लो, दे दीजिए। बोलो, इसको बोलते हैं आलस। अगर आपको कोई काम सौंपा गया है तो आप उसको लगन से, जुनून से उस काम को करना आपका अनिवार्यता है, यानी आपको करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना? यानी आपको किसी भी परिस्थिति में जो काम सौंप दिया गया है वो काम को उत्तरदायित्व के साथ में निभाओ। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम अपने जीवन में प्रोग्रेस कर जाओगे, उन्नति कर जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। समझ गए? इसलिए अगर जीवन में विकास करना चाहते हो, आपके शरीर में आलस है, उसको परित्याग करें। आलस और क्या है वो जरा सोचो। जैसे मान लिया जाए मुझे 3 बजे उठ के पढ़ना है, भोर में सुबह में पढ़ना है। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे उठा देना पढ़ने के लिए। अब मम्मी 3 बजा तो मम्मी मेरे पास गई, बेटा उठो जरा पढ़ो। रुकना मम्मी, अभी 5 मिनट आओ। समझ में आया? अगर मान लिया जाए ऐसे ना बोलते हैं और मम्मी हमें उठाई तो हम माँ की बातों में आकर उठ गए और उठकर फिर सूत गए, इसी को बोलते हैं आलस। जिस काम के लिए आपको जगाया गया है वो काम नहीं कर पाए और जो आपकी मन में आया वो आप अपने काम को कर दिए, यह नाम है आलस। क्या है? आलस। और इसी के तुम्हें त्यागना है। जरा सोच के देखो छोटे, अगर तुम्हारे बीच में अगर आलस है, जरा सोच के देखना, अगर तुम्हारे बीच में आलस है, तुम्हारी मम्मी तुम्हें हटाई, उठाया कि चलो उठो तुम पढ़ो। अगर तुम उठ के पढ़ने लगोगे तो जिस चीज का अभ्यास करोगे वो अभ्यास तुम्हारे बस में हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। तुम पढ़ लोगे कि नहीं? तुम्हें याद हो जाएगा कि नहीं? अगर यही तुम मटिया के आलस के भाव में आकर तुम सो जाओगे तो तुम्हें क्या कुछ याद रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसलिए तुम आलस को त्यागो। आलस क्या है ये तुमको समझ में आया? बोलो आलस क्या है? एक साथ बोलना है, एक साथ चुप करना है। आलस तुम्हें समझ में आया? यस सर। आलस का मतलब जी जो काम करना है तुम्हें वो काम करने से वंचित कर देगा। समझ में आया? कर भी ना। चलो कल्पना करो, तुम लोग जब आप लोग 9th क्लास में पढ़ते होंगे तो सोचता होगा तुम कि अच्छा हम 10वां में जेबे तो खूब पढ़वे, और 10वां 4 महीना खत्म हो गया। 4 महीना खत्म हुआ ना। अब जरा सोच के देखो कि तुम कितना पढ़ा होगा। इसी को बोलते हैं आलस। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? आलस। बोलो 9वां में था नहीं सोचता होगा कि 10वां महीने में तो खूब पढ़ा है, और 10वां क्या महीना बीत गया? 4 महीना। कितना तुमने पढ़ा? अब 5वां चालू होने वाला है। जरा सोच लो, है कि नहीं? इसको बोलते हैं आलस। जिस लगन के अनुसार तुम प्रवेश करना चाह रहे हो, अपने जीवन में उन्नति करना चाह रहे हो, अपनी जुनून को जगाओ, अपनी अंतरात्मा को जगाओ कि मुझे ये काम करना है तो करना है, बस काम हो जाएगा। फिर ठानना पड़ेगा, और ठान लोगे तो कभी भी तुम्हारा हार नहीं होगा।
फॉर एग्जाम्पल तुमको सर मैथ देते हैं, तो मैथ जितने अभ्यास करोगे मैथ में, जितने मैथ बनाओगे उतना ही तुम्हारे मैथ में नॉलेज बढ़ेगा। समझ गए? अब हम ये पेपर पढ़ा रहे हैं, इसको इसके बारे में जितना हम पढ़ेंगे उतना ही हमारा नॉलेज रहेगा, जो उतना ही हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। बोलो गलत की सही? सही है ना? यही बात है, तुम्हें लगन से पढ़ना है, हर काम करना है। अब नहीं अगर करते हो तो तुम्हारे अंदर आलस आ जाएगा, और आलस जब तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगा तो तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनोगे, कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हो। ये मेरा गारंटी है। अगर सोचो ना, तुम लोग पढ़े लिखे हुए हो, बुद्धिमान व्यक्ति हो, समझदार हो, मेरा सोच के देखो, अगर मैं लगन के साथ ना पढ़ूं तो मेरा क्या अस्तित्व रहेगा इस दुनिया में? जिसके पास नॉलेज नहीं है ना छोटी या बाबू, वो वह व्यक्ति आज पशु के समान है। किसके समान है? पशु के समान। उसका कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। पढ़ने को एमए तो कर लिया है लोग, बाकी का पास कोई नॉलेज नहीं, तो वह चीजें आपके लिए बेकार है। जहाँ जाओगे वहाँ तुम अपमान हो जाओगे। तो ऐसा पढ़ाई क्यों करें? बोलो गलत की सही? अब ध्यान दीजिए, एक मिथिला ग्राम है। कौन ग्राम है? मिथिला ग्राम है। याद रखना, एक मिथिला ग्राम है। इस मिथिला ग्राम में एक महामंत्री रहते थे जिनका नाम था वीरेश्वर। क्या नाम था? वीरेश्वर। समझ गए? क्या नाम था? वीरेश्वर। याद रखें, ध्यान देना, क्या नाम था छोटे? वीरेश्वर। देखना, इसका नाम क्या था? वीरेश्वर। मिथिला ग्राम में एक महामंत्री रहते थे जिनका नाम था वीरेश्वर। जो वीरेश्वर था वो कारुणिक व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति? कारुणिक व्यक्ति और दयावान था। कारुणिक व्यक्ति या दयावान को ही दयाशील भी कहते हैं। दयावान को दयाशील भी कहते हैं। यानी यह एक ऐसे व्यक्ति महामंत्री वीरेश्वर थे कि सभी व्यक्तियों के प्रति आदर की भावना रखते थे, सभी व्यक्तियों के प्रति दया की भावना रखते थे। ये महामंत्री चाहते थे कि अगर जो मेरे राज्य में प्रजा लोग है वो कभी दुख ना करे। समझ गए? अगर जिस चीज की उसके पास दुख होगा, मैं वो जाकर दुख उसको समाप्त करने की कोशिश करूंगा, मैं उसको हर समस्या पूरा करने की काम करूंगा। ऐसा ही कहते सोचते थे। और ये भी कहते थे कि मेरे राज्य में कोई गरीब व्यक्ति हो, अनाथ व्यक्ति हो, आलस व्यक्ति हो, सभी को मैं मदद करूंगा। क्या करूंगा? सभी को मैं मदद करूंगा। समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान देना, कहा जाता है कि जो महामंत्री वीरेश्वर है सभी आलसियों को ये भोजन और वस्त्र देते थे। क्या देते थे? भोजन एवं वस्त्र देते थे। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब जरा एक बात और समझो, यहाँ पे जो वीरेश्वर है यह अपने नियोगी पुरुष को बुलाया। किसको? नियोगी पुरुष। नियोगी पुरुष का मतलब होता है सेवक। क्या होता है? सेवक। ये अपनी देखो, परीक्षा में चाहे सेवक करके दे दे, चाहे नियोगी पुरुष करके दे दे, आपको अधिकतर देने की संभावना रहेगा नियोगी पुरुष। अब ध्यान देना है, यहाँ पे महामंत्री वीरेश्वर ने अपने नियोगी पुरुष को बुलाया, अपने सेवक को बुलाया, अपने दूत को बुलाया और कहा कि जाओ मिथिला ग्राम में यह सूचना दे दो कि मिथिला राज्य में जितने भी आलसी है, गरीब है, अनाथ है, उनको महामंत्री वीरेश्वर के द्वारा भोजन और वस्त्र दिया जाएगा। समझ गए? अब महामंत्री का सेवक नियोगी पुरुष ने ढोलक को लिया और मिथिला राज्य में चल दिया और जाकर चरमोहानी होता है ना, चरमोहानी के पास गया और ऊंचे स्थान पर बैठ गए और ढोलक बजाने लगा। ढोल बजा रहा है और कह रहा है सुनो 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 मिथिलावासी सुनो। समझ गए? सुनो 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 मिथिलावासी सुनो, महामंत्री वीरेश्वर के द्वारा इस मिथिला राज्य के जितने भी नागरिक हैं, उस नागरिक में जितने आलस हैं, आलसी हैं, जितने अनाथ हैं, गरीब है, सभी को भोजन और वस्त्र दिया जाएगा। इसलिए सब कोई राज दरबार में आए, आलसाला में आए और आकर भोजन और वस्त्र प्राप्त करे। समझ गए? ऐसा नियोगी पुरुष ने कहा और कहकर वह चल दिया। और उसके कुछ दिन बाद यानी 2-3 दिन बाद आलस साला में यानी राज दरबार में, किसमें? राज दरबार। याद रखना, जो राज दरबार है वहाँ पे आलसाला का निर्माण किया गया है। कौन साला का? आलसाला का। जितने भी आलसी लोग आएंगे वो रहेगा कहाँ? वो आलसाला में। आलसाला में रहने के लिए वो आलसियों को रहने के लिए घर बनाया गया, उसका नाम हुआ आलसाला। समझ में आया?
आलसशाला में सभी आलसी पुरुष आने लगे और आकर भोजन और वस्त्र प्राप्त करने लगे। दिन प्रतिदिन आलस्यों की संख्या बढ़ने लगा। समझ में आया? इसमें से कुछ मेहनती लोग थे। कौन लोग थे? मेहनती लोग थे। समझ गए? कुछ लोग मेहनती लोग थे। कौन लोग होगा? मेहनती लोग थे। अब ध्यान दे रही हो, एका में कुछ लोग मेहनती लोग थे। मेहनती लोग चाहा कि मैं काम क्यों करूं? अरे हम कमाते क्यों हैं? हमें 3 चीज की आवश्यकता है। रहने के लिए हमें छत चाहिए, खाना खाने के लिए हम लोग को भोजन चाहिए, जीवन यापन करने के लिए, और एक हमारा शरीर ढकने के लिए वस्त्र चाहिए। यही 3 चीज के लिए लोग कमाते हैं। अब ये मेहनती पुरुष सोचा मैं काम क्यों करूं? जरा सोचो। महामंत्री वीरेश्वर ने सभी आलस्यों को राज दरबार में क्या दे रहा है? भोजन भी दे रहा है और वस्त्र भी दे रहा है, और प्लस में रहने के लिए आलसशाला भी दे रहा है कि यहाँ पर ही लोग रहे। समझ में आया? यहाँ पर ही लोग रहे। ऐसा कर रहा है तो जरा सोच के देखो तो कि ये तीनों चीज मिल ही रहा है तो हम काम क्यों करें? अरे आलसी को कमाना भी नहीं पड़ रहा है, उसको रहने के लिए घर भी मिल रहा है, भोजन भी मिल रहा है और वस्त्र भी मिल रहा है, और हम भी कमा रहे हैं घर के लिए, किसके लिए? घर के लिए, भोजन के लिए और वस्त्र के लिए। यही 3 चीज के लिए ना। इसलिए मेहनती पुरुष ने चालाकी से, मेहनती पुरुष ने आलसी का रूप धारण कर लिया। किसका? आलसी का। आलसी का रूप धारण किया तो इसका नाम बन गया धूर्त। क्या बन गया? धूर्त। धूर्त का मतलब होता है चालाक। धूर्त का मतलब क्या होता है? चालाक। समझ में आ रहा छोटी? अब ध्यान देना, मेहनती लोग आलसी का रूप धारण करके आलसशाला में जाने लगा और जाकर वहां पे भोजन और वस्त्र प्राप्त करने लगा और आराम से उसी आलसशाला में खाना खा लिए और सो जाए। ऐसा मेहनती पुरुष करने लगा जो धूर्त बना था। वो क्या बना था? क्या बना था? समझ में आया? यानी जो धूर्त बना था वो लोग, ये सबके सब धूर्त बन गया मेहनती पुरुष, और आलसशाला में आने लगा, भोजन और वस्त्र ग्रहण करने लगा। तो बताओ, सब कोई एक तो आलसी ऑलरेडी है, अनाथ भी है, गरीब भी है, और अगर मेहनती पुरुष आएगा तो बताओ आलसशाला, जो ये आलसशाला है छोटे, बताओ इसकी संख्या में वृद्धि होगा कि नहीं होगा? यस सर। संख्या में वृद्धि होगा। यस सर। संख्या में लोगों की संख्या, आलसशाला में आलस्यों की संख्या काफी बढ़ने लगा। अब महामंत्री वीरेश्वर के जो सेवक था, नियोगी पुरुष था, वो कहा कि महाराज आप ध्यान दिया जाए, महामंत्री जी ध्यान दीजिए, आलसशाला में जितने लोग आए हैं हमको नहीं लगता है कि सबके सब आलसी है। अगर आलसी का ये बोले कि क्या करना चाहिए, आलसी कौन हो सकता है? तो देखिए, आलसी का में कुछ कमे होगा, 2-3-4 गो होगा, बाकी सबके सब धूर्त है। धूर्त मतलब चालाक से आलसी का रूप धारण करके भोजन और वस्त्र को प्राप्त करने आए हैं। नहीं तो आपको धन संपत्ति में आपको हानि होगा। समझ गए? इसलिए सभी आलस्यों की परीक्षा लीजिए। आलस्यों की पता कैसे चलेगा? आलस्यों की पता इसलिए चलेगा जब उसकी परीक्षा होगी। यस सर। अब आप लोग का एग्जाम होता है ना, क्यों होता है? क्योंकि आप लोग का एग्जाम में हम लोग देखना चाहते हैं कि यहाँ पे पढ़ने में सबसे ज्यादा तेज कौन है, उसका रैंक क्या आता है। समझ गए? इसीलिए ना, ठीक उसी प्रकार से महामंत्री वीरेश्वर के सेवक ने कहा कि अगर आलस्यों को पहचानना है, अगर उसको जानना है कि आलसी कौन है वास्तविकता में, तो उसकी परीक्षा लीजिए। आलस्यों की क्या लीजिए? बोलो, आलस्यों की परीक्षा लेने की बात आ गया है ना। आलस्यों की परीक्षा लीजिए। तो महामंत्री वीरेश्वर ने कहा कि जाओ, जो आपके पास आलसशाला है, कौन शाला? आलसशाला। जो आलसशाला है उस आलसशाला में जाकर यानी आग लगा दो। क्या लगा दो? आग लगाओ। जो आलसशाला है जिसमें लोग आराम से खा पी कर जाकर आराम कर रहा है, उस घर में, उस आलसशाला में जाकर आग लगा दो। ऐसा किसने कहा? महामंत्री वीरेश्वर ने। किसने कहा? महामंत्री वीरेश्वर ने। अब वीरेश्वर ने कहा कि आलसशाला में जाकर आग लगाओ। नियोगी पुरुष ने क्या किया कि जाकर आलसशाला में आग लगा दिया। जब जैसी आलसशाला में आग लगा तो बताओ, जहाँ पे आग लगेगा आग तेज होगा कि नहीं? यस सर। आग धान लखेगा ना। ये तेजी से आग लगने लगा तो जितने भी आलसशाला में धूर्त लोग थे वह सबके सब आलसशाला को छोड़कर भाग गए। सबके सब क्या हुए? भाग गए। जितने धूर्त लोग थे, जितने धूर्त लोग थे, ये सबके सब भाग गए, पलायमान हो गए। यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न उठेगा, आलसशाला में आग लगने पर कौन लोग पलायमान हो? धूर्त लोग।
चलाक था वही ना भागेगा, यानी भाग गया। समझ में आया? अब इस आला साला में ध्यान देना है छोटे, यह जो आला साला है, इस आला साला में 4 आलसी पुरुष बच गए। 4 आलसी पुरुष क्या हुए? बच गए। बाकी सब के सब भाग गए। हर आलसी पुरुष भाग गए, मात्र 4 आलसी पुरुष बचे आला साला में। अब पूछेगा आला साला में आग लगने पर, आला साला में आग लगने पर कौन लोग नहीं भागे थे? आलसी लोग। कौन लोग? आलसी लोग। कितने आलसी नहीं भागे थे? 4। कितने आलसी बच गए थे? 4। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दे रही हो बात बाबू। कहता है चारों आलसी ऐसा आलसी था कि इस प्रकार से गोल तकिया होता है, हम लोग के घर में लंबा तकिया होता है ना, जिस पर हम लोग सोते हैं, सर को रख के बोलो हाँ या ना? यस। अब देखो ये आला साला में गोल तकिया था। अब एक आलसी का माथा यहाँ पर ही है, तो एक आलसी का माथा यहाँ पर, एक आलसी का माथा यहाँ पर, एक आलसी का माथा यहाँ। यानी कहने का मतलब ये जो आलसी है, चारों आलसी का 4 डायरेक्शन में पैर था। चारों आलसी का 4 डायरेक्शन में पैर था। समझ में आ रहा होगा? 4 आलसी का 4 डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है कि ना? अब ध्यान दो, इसमें से पहला देखो कहा जाता है कि तकिया था, तकिया पर चारों आलसी सोए हुए था। उसमें जो पहला आलसी था वह एक हल्के वस्त्र से अपने मुंह को ढके हुए था। अब जैसे हम लोग घर में सोते हो तो मच्छर ना काटे, मक्खी ना बैठे हमारा बिस्तर, इसलिए हल्का वस्त्र से अपने मुंह ढकते हो कि नहीं ढकते हो? और हम लोग ये आलसी नींद में नहीं सोया हुआ था। हम लोग कभी कभी कहते हो ना क्या कर रहे हो, पागल है, ऐसे बोलते हो ना। ठीक इसी प्रकार से चारों आलसी पड़े हुए था। दोपहर का समय था और घर में आग लगा दिया, सब धूर्त लोग भाग गए, ये चारों आलसी बच गया, ये लोग भाग नहीं पाया। समझ में आया? तब यहाँ पे कहा जाता है, ध्यान देना लड़के, कहा जाता है कि जो पहला आलसी है वह अपने एक वस्त्र से, लड़का ध्यान दोगे, एक वस्त्र से अपने मुख को ढके हुए था और कह रहा है लगता है कि हल्ला हो रहा है, लगता है कि हल्ला हो रहा है। कौन कहा? पहला आलसी। पहला आलसी कहा एक वस्त्र से अपने मुंह को ढके हुए था और वो कह रहा है लगता है कि हल्ला हो रहा है। एक जो दूसरा आलसी था, वो कहता है नहीं लगता है, नहीं लगता है इस घर में आग लग, घर में, किसमें? इस घर में, इस घर में आग लग गया है। इस घर में क्या लग गया है? आग लग गया है। इस घर में आग लग गया है। कोई दिक्कत? लग गया है। कौन कह रहा है? पहला आलसी। हाँ सॉरी, दूसरा। पहला आलसी कह रहा है लगता है कि हल्ला हो रहा है, आयम कोलहला, यानी लगता है कि हल्ला हो रहा है। दूसरा आलसी कह रहा है नहीं लगता है कि इस घर में आग लग गया है। क्या लग गया है? आग लग गया है। जगह में तीसरा जो आलसी है वो कहता है अरे कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, अरे कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, जो भीगे हुए चादर से नहीं है, जो हम लोगों को भीगे चादर एवं जो हम लोग को बचा सके। कौन कर रहा है? तीसरा आलसी क्या कर रहा है? बोलो। अरे कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो बचा सके। तो चौथा आलसी कह रहा है क्या? अरे बचा ला तुम। अरे सब बोलते जाओगे, अरे सब बोलते जाओगे, चुप हो जाओ। क्या हो जाओ? चुप हो जाओ। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा जो देखा जाएगा। कौन कह रहा है? बोलो। चौथा व्यक्ति। चौथा बोलो, कोई दिक्कत? अब ध्यान देना है। सोचो पहला आलसी क्या कह रहा है? लगता है कि हल्ला हो रहा है। दूसरा आलसी क्या कहता है? तीसरा आलसी, चौथा अरे सब कितना बोलते तुम? अरे सब बोलते जाओगे, चुप हो जाओ। जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। बोलो यहाँ तो किसी को कोई डाउट है? बाबू लोग दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है ना? आप सोचो
अब ये चारों आलस्यों के वार्तालाप को महामंत्री वीरेश्वर के नियोगी पुरुष ने सुन लिया और सुना तो महामंत्री के सूचना दिया, लगता है कि आलसशाला में कोई बोल रहा है। तब महामंत्री ने कहा कि जाओ वो सभी आलस्यों को बचाओ, जो आलसशाला में है उसको जाकर बचाओ। तो नियोगी पुरुष ने एक कंबल को लिया। क्या लिया? कंबल को। एक कंबल को लिया और कंबल को लेकर पानी में भिगो दिया। भिगो का मतलब भिगा दिया। और भिगा के जैसे चादर हम लोग ओढ़ते हैं ना ठंडी में, वैसे नियोगी पुरुष ने चादर को ओढ़ लिया और इस तरीका से मुड़ के आलसशाला में घुस गया, आलसशाला में प्रवेश कर गया। और आलसशाला में देखा कि चारों आलसी है इस डायरेक्शन में है। बोलो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। चारों आलसी जो है वो इस डायरेक्शन में है। चारों आलसी के चार दिशा में पैर। पहला दृश्य जैसे नियोगी पुरुष ने चारों को देखा वैसे ही मुस्कुरा गया, सही में लगता है यही पागल आलसी है। अब ये चारों आलसी को जल्दी जल्दी उठाया। कौन? नियोगी पुरुष। और उठा के अपने शरीर से कंबल को हटाया और चारों आलसी को कंबल उड़ा दिया। समझ में आया? उड़ा दिया चारों आलसी को, तो नीचे फाट रहेगा कि नहीं रहेगा? yes, और उस फाट में नियोगी पुरुष घुस गया और घुस के चारों आलसी के केस पकड़ लिया। चारों आलसी को क्या पकड़ा? चला केस। यानी जितने आलसी थे सभी आलसी को केस पकड़ लिया और केस पकड़कर आलसशाला से बाहर निकाला। आलसशाला से क्या निकाला? बाहर। समझ में आया? बाहर निकाला। याद रखें, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएगा कि बताओ आलसशाला से आलस्यों को किसने निकाला? नियोगी पुरुष ने। किसने? चलो आलस्यों को बताओ, आलसशाला से क्या पकड़ कर निकाला? केस पकड़ कर निकाला गया। समझ में आया? और जैसे ही निकलता है, ध्यान दे रहा है बेटा, जैसे ही आलसी लोग निकलता है तो आलसी बोलता है। कौन बोलता है? ध्यान दे रहा, आलसी बोलता है कि इस संसार में आधा घंटा में बालक की गति उसके माँ से होता है। बालक की गति किससे? उससे, माँ से। संसार में कहा जाता है, देखो आलसी जैसी आलसशाला से बाहर निकलता है, कहता है धन्य हो महामंत्री वीरेश्वर, इस संसार में बालक की गति उसके माँ से होता है। दूसरा, अगर पत्नी की गति उसके पति से होता है। किससे? पति से। यानी संसार में जो पत्नी है वो पत्नी का पूरा दुनिया उसका कौन है? पति है। इसलिए पत्नी का गति उसके पति से होता है। और इस संसार में जो आलसी पुरुष है, कौन पुरुष? जो भी आलसी पुरुष है उसकी गति दयावान पुरुष से होता है। किससे होता है? दयावान पुरुष से होता है। यानी ये महामंत्री वीरेश्वर, यदि आप दयावान नहीं होते तो आज हम आलसशाला में होते, आलसशाला से बाहर नहीं होते। समझ में आया? आज आलसशाला में होते तो हमारी मृत्यु न हो जाता जी, हम मर नहीं जाते। ऐसा कौन कह रहा है? आलसी पुरुष। आलसी क्या कहा है? देखो, अगर गति की बात किया जाए तो बताओ बालक की गति किससे? पत्नी की गति से। आलसी पुरुष की गति? समझ में आया? और ये सभी आलसियों को भोजन और वस्त्र दिया। भोजन और क्या दिया? देकर। और सभी आलसी लोग यानी झोला में भोजन और वस्त्र को रखा और रख के कंधा पर ऐसे रख के यानी धीरे धीरे चल गए। और सभी आलसी कह रहा है धन्य हो महामंत्री, धन्य हो, तुमने अगर आज ना होता तो तुमने कमाल ही कर देता। इसलिए सारे संसारिक वातावरणों को सोचा और सोचकर इस तरीका के बातों में आकर इन्होंने धन्यवाद सबको करते हुए अन्य प्रकार की भावनाओं को सहन किया और सहन करते हुए विभिन्न प्रकार के वार्तालापों को सहन किया। इसलिए यह चैप्टर आपके लिए क्या हो जाता है? बोलो, यह चैप्टर आपके लिए क्या हो जाता है? समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी।